कृपया शांति बनाए रखें। हमारे स्कूल के तशरीफ ला रहे हैं, सबको उनका इस्तेमाल करें। आगे बढ़ जाओ। उनको कहा नहीं दे। I would like everybody to have a huge round of applause. सब इधर से निकल के इसमें प्रस्तुत के उधर वाली उसी में सबको तालियों से स्वागत कीजिए। पीछे रहिए। यकीनन ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है तो हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है। कल भी है, जान भी है, मुंतज़िर जिस्म भी है, कल भी है, जान भी है, आपके आने की हिस्सत भी है, अरमान भी है। तुम आ गए हो तो चमकने लगी है दीवारें, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। Now, first segment of the program is a welcome song in Hindi done by our Zagan Pub. स्वागतम स्वागतम
Principal sir, all teachers, and my dear friends. Good morning to all of you. I am Maria Shams from class 5th. Gandhiji was of the view that there should not be any centralization of power and there should local self-government. Since the smallest unit of administration was village, he was of the view that there should be autonomy at the village level. Thus, he gave the concept of Gram Swaraj, which means village level self-rule. Thank you. Directors, all principals, all my teachers and my dear friends. I am Kumarana of class 5A, going to tell about Gram Swaraj. Inspired by the dream of the father of the nation, Mahatma Gandhi, where daughter, women and old people are respected, where children are not malnourished, where no one drink alcohol, where there is no distinction of religion and caste, where regular Gram Sabha is conducted, where ration system is operated by the Gram Sabha, where all the children go to school, where health care welfare for free, where there is a pasture arrangement for cattle. Thank you. आदरणीय परिचय महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है। मैं जेड पब्लिक स्कूल के प्रांगण ग्राम स्वराज पर कुछ बोलने जा रही हूँ। मेरा नाम है मोती रानी, मैं 5B क्लास की छात्रा हूँ। ग्राम स्वराज की कल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। वे भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। भारत की अधिकतर जनता गाँवों में रहती है, इसीलिए वे गाँवों को शहर जैसा सारी सुविधाओं देना चाहते थे, जैसे शुद्ध पेयजल, सड़क, बिजली, वाईफाई, CCTV कैमरा, स्कूल, अस्पताल आदि। हमारे गाँव के प्रत्येक सड़क को साफ सुथरा रखना चाहिए। थैंक यू। Is a complete republic, independent and yet interdependent of its neighbor for its own vital wants, and dependence is a necessity. Now I like to call Shamshad and his group for this song Jalwa Jalwa Dance. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद आशिक अमी वर्ग 6 में छात्र हूँ। मैं गांधी जी के सपने ग्राम स्वराज के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ आत्मभोग होना था। ऐसा स्वराज जो किसी धर्म जाति समुदाय को मान्यता नहीं देता, बल्कि सबको समान मान्यता देता है। गांधी जी प्रत्येक गांव को स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और सक्षम देखना चाहते थे। गांधी जी के अनुसार संपूर्ण भारत के कुछ शहरों में नहीं बल्कि गाँव में बसा था। गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था पर जोर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया तथा गाँव में ग्राम उद्योग पर बल दिया। गांधी जी खुद प्रतिदिन चरखे से सूट काटते थे। गांधी जी ने गाँव में मशीनों की जगह श्रम पर जोर दिया।
ताकि गांव में भी रोजगार प्राप्त हो, प्रत्येक ग्रामीण आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन यापन कर सके। हमारा गांव तभी विकास करेगा जब हम लोग शिक्षित होंगे। उधर शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता भी जरूरी है, इसके लिए हमें जागरूक होना होगा। अगर इस दिशा में हम महत्वपूर्ण कदम उठाए तो अवश्य गांधी जी की ग्राम स्वराज का सपना पूरा होगा। धन्यवाद। शिक्षा के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं शबाना खातून 6 की छात्र हूँ। ग्राम स्वराज के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। गांधी जी के ग्राम स्वराज ने देश में है नाम कमाया। गांधी जी के ग्राम स्वराज ने देश में है नाम कमाया। गांधी नाम था सबके भीतर आजादी का स्वाभिमान जगाया। गांधी नाम था सबके भीतर आजादी का स्वाभिमान जगाया। भारत एक ऐसा देश जिसका इतिहास अपने आप में अनूठा है। यहाँ समय पर कई महान सपूतों ने जन्म लिया और भारत की पावन धरती को ब्रिटिश शासन से आजाद कराया। ऐसे ही एक महान नेता महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी एक ऐसा महान व्यक्ति जिसने भारत को आजाद कराने में अपना खून पसीना लगा दिया। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, निरक्षर भारतीयों पर अनेकों नैतिकताएं दी जाती थी। इसी सबसे प्रभावित होकर गांधी जी ने स्वराज की मांग की। स्वराज से एक ऐसा शासन जो समय के द्वारा चलाया जाता है। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हर व्यक्ति खुद का मालिक है। यह स्वतंत्रता काफी संघर्षों के बाद हमें प्राप्त हुई है। थैंक यू। शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है, जेडन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में का शुभ अवसर मिला है। मैं ताजा खातून क्लास 6 की छात्रा हूँ। ग्राम स्वराज से कुछ बोलना चाहती हूँ। ग्राम स्वराज की कल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। ग्राम स्वराज का अर्थ है कि गाँव की जनता आत्मनिर्भर बने, वो हर चीज की पैदावार अपने गाँव में ही कर ले। गाँवों में शहर जैसी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। भारत गांव का उद्देश्य है कि यहाँ की अधिकतर जनता गाँव में निवास करती है। गांधी जी चाहते थे कि गाँव के सभी लोग अपने सभी चीजों के लिए एक दूसरे पर निर्भर न करें, तभी जाके गाँव का विकास हो पाएगा। इससे भी बढ़कर गांधी जी सत्ता ग्रामीणों को देना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि गाँव के लोग अपने समस्या का समाधान मिल बैठ कर निकाल ले। हम सभी खुश रह पाएंगे जब गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नजर आलम क्लास 6 ग्राम स्वराज के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। ग्राम स्वराज की कल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत गांव का देश है, यहाँ अधिक जनता गांव में निवास करती है। महात्मा गांधी की सारी सुविधा गांव में दिलानी चाहते थे जो शहर में मौजूद है, जैसे सड़क, नाला, शुद्ध पेयजल, बिजली, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा, स्कूल, अस्पताल आदि। सन 1973 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य करीब 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया था और यह उम्मीद थी कि ग्राम पंचायत स्थानीय जरूरतों के साथ योजना बनाकर उन्हें लागू करें। थैंक यू। I am Nasrin of class 7. Gram Swaraj is the first step of Ram Rajya system. Ram Rajya means a society and village or country full of all happiness. Swaraj is a sacred and Vedic work which means self-rule and self-restraint. Mahatma Gandhi had also given maximum emphasis on Gram Swaraj for the development of village. They always believed that the real identity of India is the village itself. According to Gandhi ji, every village should be self-sufficient, self-reliant and capable. The village has been center of the holistic thought and philosophy of Mahatma Gandhi. Thank you. महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग जेडन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में ग्राम स्वराज के बारे में कुछ बोलने का शुभ अवसर मिला है। मैं नेहा परवीन कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। गांधी जी के ग्राम स्वराज ने देश में है नाम कमाया। गांधी जी के ग्राम स्वराज ने देश में है नाम कमाया। गांधी नाम था सबके भीतर आजादी का स्वाभिमान जगाया। भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास अपने आप में अनूठा है। यहाँ समय समय पर कई महान पुरुषों ने, कई महान सपूतों ने जन्म लिया और भारत के पावन धरती को ब्रिटिश शासन से आजाद कराया। ऐसे ही एक महान नेता महात्मा गांधी जी। महात्मा
है जिसने भारत को आजाद कराने के लिए अपना खून पसीना लगा दिया। भारत जब भारत ब्रिटिश शासन का अधीन था तब उनके ऊपर अनेक यातनाएं की जाती थी, जिस कारण महात्मा गांधी ने स्वराज की मांग की। स्वराज एक ऐसा शासन है जो स्वयं के द्वारा चलाया जाता है। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हर व्यक्ति खुद का मालिक है। जय हिंद, जय भारत। प्रिंसिपल सर, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग जेएन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में ग्राम स्वराज के बारे में हमें कुछ बोलने की शुभ अवसर मिली है। मैं अफगाना खातून वर्ग 6 की छात्रा हूँ। गाँव-गाँव में हो रहा है शिक्षा का प्रचार, गाँव-गाँव में हो रहा है शिक्षा का प्रचार, जन भागीदारी में हो रहा बापू का ग्राम स्वराज। भारत की आत्मा गाँव में बसती है। भारत को गाँव का देश कहा जाता है। यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या गाँव में निवास करती है। गाँव शब्द का स्मरण करते ही मेरे सम्मुख हरे नरे खेत, लहराते पेड़ पौधे, बहता हुआ पानी, वो सीधा साधारण जीवन जीने वाली वयाकीतियों का दूसरा आ जाता है। आज संपूर्ण विश्व का जीवन चौपन केवल ग्रामीण क्षेत्र में उगाने जाने वाली फसलों से ही होता है। धरती का सच्चा बेटा, भारत का किसान, नगरों की चकाचौंध से दूर जीवन से सहंगिसर करते हुए दूसरों का पेट भर के अपना पेट भरता है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। गाँव की समस्याओं का समाधान कर इनको विकसित एवं खुशहाल बनाने की आवश्यकता है। थैंक यू। दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह आशरा, मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह अर्श पर लिखा देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी मीठी बातें थी, याद की खुदा जाने कितनी बातें थी, याद की खुदा जाने पत्थरों में पर डाला। ला इलाहा इल्लल्लाह कायनात आलम में सब दौलत आएगा, सबसे बाहर निकलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह छूट रही है ये दुनिया, रो रहे घर वालों लपे मेरे। ला ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी इनकलाब आए इस नसीबी दुनिया में, आज तक नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह आसमान। महोदय, शिक्षकगण, अभिभावक एवं मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग जेएन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में ग्राम स्वराज के बारे में कुछ बोलने जा रहे हैं। मेरा नाम नुसरत खातून है। मैं 5th क्लास की छात्रा हूँ। ग्राम स्वराज का कल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। ग्राम स्वराज का अर्थ है कि गाँव की जनता आत्मनिर्भर बने, वो हर चीज की पैदावार अपने गाँव में ही कर ले। गाँव में शहर जैसा सारी सुविधाएं मौजूद है, जैसे शुद्ध पेयजल, सड़क, बिजली, CCTV कैमरा, वाईफाई, स्कूल, अस्पताल आदि। भारत गाँव का देश है कि अधिकतर जनता गाँव में निवास करती है। गांधी जी चाहते थे कि गाँव के लोग अपने सभी चीज के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न करें। तभी हम खुश रह पाएंगे जब गांधी जी के बताए मार्ग पर चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग जेएन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में ग्राम स्वराज के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। मेरा नाम नुसरत खातून, मैं 5th क्लास की छात्रा हूँ। ग्राम स्वराज की कल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। ग्राम स्वराज का अर्थ है कि गाँव की जनता आत्मनिर्भर बने, वो हर चीज की पैदावार अपने गाँव में ही कर ले। गाँव में शहर जैसा सारी सुविधाएं मौजूद है, जैसे शुद्ध पेयजल, सड़क, बिजली, CCTV कैमरा, वाईफाई, स्कूल, अस्पताल
इससे भी बढ़कर गाँव के लोग सत्ता ग्रामीणों को देना चाहते थे। वे चाहते थे कि गाँव को जनता आपस में मिल बैठ कर अपनी समस्या का समाधान करे। तभी हम खुश रह पाएंगे जब हम गांधी जी के बताए मार्ग पे चलेंगे। साहब, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं वर्ग छठी की छात्रा हूँ। ग्राम स्वराज के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। हमारा भारत बने आत्मनिर्भर, सबका हो विकास, यही गांधी जी के सपनों का ग्राम स्वराज। आप सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम मुस्कान है। आज मैं आपके सामने ग्राम स्वराज पर महात्मा गांधी जी के विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता ने भारत में रामराज की कल्पना की थी। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन या अपना राज्य। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्मनिर्भर तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता था। गांधी जी ने सर्वप्रथम 1920 में कहा कि हमारा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है। गांधी का ग्राम स्वराज निर्धन का स्वराज है, जो दीन दुखियों के उद्धार के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू। आज बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग जेड पब्लिक स्कूल के प्रांगण में ग्राम स्वराज के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम रुबाना खातून है। मैं क्लास 5B की छात्रा हूँ। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाए तो एक छोटी बालिका समझकर माफ कर दीजिएगा। ग्राम स्वराज की कल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किए थे। वे भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। भारत की अधिक जनता गाँव में रहती है, इसलिए वे गाँव को भी बड़ शहर जैसी सुविधाओं से लैस करना चाहते थे, जैसे सस्ते जल, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, वाईफाई, CCTV कैमरा आदि। हम सड़क की प्रत्येक सफाई सुथरी करनी चाहिए। गांधी जी कहते थे कि वे गाँव के लोग अपना सारा संख्याओं से संघर्ष कर सके, उन्हें किसी पर भी भरोसा न रहना पड़े। इससे भी बढ़कर वे गाँव की भी ग्राम सत्ता ग्रामीणों के हाथ में देना चाहते थे। गांधी जी कहते थे कि गांव के लोग अपना खुद मिल बैठ कर समस्याओं का समाधान करें। हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर संतुलित कर सके। जय हिंद, जय भारत। शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। आज बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग जेडन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में ग्राम स्वराज मना रहे हैं। आप लोगों के मेरा नमस्कार। मेरा नाम रेखा कुमारी है। मैं क्लास 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने ग्राम स्वराज पर महात्मा गांधी जी के विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा राष्ट्रपिता ने भारत में रामराज की कल्पना की थी। गांधी जी के स्वराज का अवधारणा अत्यंत व्यापक है। स्वराज के शाब्दिक अर्थ है शासन या अपना राज्य। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्मनिर्भर तथा स्वाधीनता के मांग पर बल देता था। गांधी जी ने सर्वप्रथम 1920 में कहा कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है। गांधी जी के स्वराज भारत के लिए निर्धन स्वराज है, जो दीन दुखियों को उद्धार के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है कि जेडन पब्लिक स्कूल में बोलने का मौका मिला। ग्राम स्वराज की कल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। ग्राम स्वराज का अर्थ है कि ग्रामीण आत्मनिर्भर में अपने सारे आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। गाँव में शहर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे पीने के लिए शुद्ध पेयजल, सड़क, बिजली, अस्पताल, वाईफाई, CCTV कैमरा इत्यादि। गांधी जी कहते थे जब सारी सुविधा गांव में मौजूद होगी तभी हमारा गाँव का 10 ग्राम बन पाएगा। इससे भी बढ़कर गांधी जी गांव की सत्ता ग्रामीण के हाथ में सौंपना चाहते थे। हम अपनी समस्या समाधान गांधी जी के बताए मार्ग पर चलकर भी कर सकते। थैंक यू। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है कि जेडन पब्लिक स्कूल में बोलने का मौका मिला। ग्राम स्वराज की कल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। ग्राम स्वराज का अर्थ है कि ग्रामीण आत्मनिर्भर में अपने सारे आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। गाँव में शहर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए,
जैसे पीने के लिए शुद्ध पेयजल, सड़क, बिजली, अस्पताल, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा इत्यादि। गांधी जी कहते थे जब सारी सुविधा गांव में मौजूद होगी तभी हमारा गांव का 10 ग्राम बन पाएगा। इससे भी बढ़कर गांधी जी गांव की सत्ता ग्रामीण के हाथ में सौंपना चाहते थे। हम अपनी समस्या समाधान गांधी जी को बताए मार्ग पर चलकर फिर कर सकते। थैंक यू। साहब, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है कि हम जेडन पब्लिक स्कूल में समारोह मना रहे हैं। मेरा नाम आयशा अंजुम है, मैं क्लास 5B की छात्रा हूँ। मैं ग्राम स्वराज पे कुछ बोलना चाहती हूँ। ग्राम स्वराज की कल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किए थे। वे भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। भारत के अधिकतर गाँवों में रहती है, इसलिए वे गाँव को भी शहर जैसा सारी सुविधा से लैस करना चाहते थे, जैसे शुद्ध पेयजल, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा आदि। हमें गांव के प्रत्येक सड़क को साफ सुथरा रखना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि गांव के लोग अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उन्हें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़े। इससे भी बढ़कर कि वे सत्ता ग्रामीणों के हाथ में देना चाहते थे। गांधी जी कहते थे कि गाँव के लोग अपनी खुद में बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। हम गांधी जी के बताए रास्ते पे चलकर ही हम सुख शांति से रह सकते हैं। थैंक यू। अपना मोहब्बाना सलाम अर्ज करता हूँ। बच्चों, इस मंथ को हम लोगों ने ग्राम स्वराज मंथ के तौर पे मनाया था। अब तक आप लोगों को ग्राम स्वराज का मतलब समझ आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपके ज़रिए और आपके माध्यम से गांव के और भी लोगों को ग्राम स्वराज का मतलब समझ आ जाएगा, या फिर आप कोशिश करेंगे तो आने वाले दिनों में ये बातें समझ में आएंगी। ग्राम स्वराज जैसा हम इस शब्द के उच्चारण से समझ पा रहे हैं कि ग्राम स्वराज का मतलब क्या होता है? ग्राम का राज। ग्राम स्वराज का मतलब ग्राम का राज। किसी एक आदमी का राज नहीं, किसी एक परिवार का राज नहीं, किसी एक समूह का राज नहीं, बल्कि ग्राम के ऊपर पूरे ग्राम का राज होना चाहिए। ये परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया था और इसको भारत सरकार कई चरणों में इसको लागू करने की कोशिश की, बट जैसा कि आपके राजेश सर ने बताया, 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत में ये चीज़ लागू हुआ और पहली बार ये नागौर जिला राजस्थान से शुरुआत हुई थी। राजेश सर ने ये भी बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 तरह की व्यवस्था होती है। एक पंचायत के लेवल पे होती है और एक ब्लॉक लेवल पे होती है और एक जिला लेवल पे होती है। जो पंचायत जो है वो हिंदुस्तान का सबसे छोटा इकाई है जहाँ पे सरकार बनाई जाती है, जहाँ पे सरकार बनाने की व्यवस्था है। जैसा हम जानते हैं कि एमपी का इलेक्शन होता है तो उससे एक सरकार बनती है जिससे भारत में सरकार की व्यवस्था गठन किया जाता है और वो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं। एमएलए का इलेक्शन किया जाता है, उससे जो सरकार बनती है वो लोग राज्य हेडक्वार्टर से शासन करते हैं। लेकिन ये जो पंचायत में सरकार बनती है वो लोग पंचायत में रह करके अपना शासन खुद चलाना जानते हैं, खुद चलाने की कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं ग्राम स्वराज। आपके पंचायत में आपका शासन हो, क्यों? आपके पंचायत में आपका शासन क्यों होना चाहिए? आप देखते हैं कि जब सरकार बनती है कहीं तो किसी पार्टी की सरकार बनती है केंद्र में, और राज्य में किसी पार्टी की सरकार बनती है, उसका कोई मुखिया होता है, पार्टी का कोई नेता होता है, वही सरकार चलाता है। लेकिन पंचायत में क्या व्यवस्था है? पंचायत में व्यवस्था है कि पंचायत के जितने भी वोटर हैं वो इस सरकार के अंग हैं। जितने भी वोटर हैं वो सरकार के अंग होते हैं और सरकार को चलाने की सीधी जिम्मेदारी यहाँ के वोटरों को दी जाती है। ग्राम स्वराज का मतलब ये नहीं कि आपने सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में दे दी या एक परिवार के हाथ में दे दी।
ग्राम स्वराज का मतलब ये है कि गांव की सारी जनता, गांव के सारे वोटर सब आपस में मिलजुल करके अपने समस्याओं का समाधान भी कर सकें और अपने गांव की ज़रूरतों को अपने गांव में मौजूद संसाधन और सरकार की तरफ से मुहैया किए जाने वाले संसाधन का सही इस्तेमाल करके सब लोगों तक जिसका जो हक है वो पहुंचाने का काम करें। इसी शासन को कहेंगे ग्राम स्वराज। अगर बिजली मिलती है गांव में तो सब परिवार को मिलना चाहिए। अगर सड़क अच्छी है तो हर मोहल्ले का सड़क अच्छा होना चाहिए। अगर शिक्षा दी जाती है बच्चों को तो सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, सब बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। और भारत सरकार ने तो राइट टू एडुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन देने का राइट दिया हुआ है। ये हमारे पास अधिकार है, ये हमें अधिकार है। तो जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र में हैं उनको मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है और पंचायत सरकार की तो सबसे ज़्यादा है। पंचायत में वोटरों को सीधा अधिकार देने के पीछे क्या कारण हो सकता है? आप जानते हैं पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधि आप चुन के भेजते हैं वो वहां पे नेतृत्व करते हैं आपका, और राज्य सरकार में असेंबली में जिन प्रतिनिधि को आप चुन के भेजते हैं वो वहां आपका अप्रत्यक्ष रूप से आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ग्राम पंचायत में आप खुद अपना प्रतिनिधित्व करते हैं डायरेक्टली। सो भारत सरकार ने जो ग्राम सभा का प्रावधान किया है वो प्रावधान क्या है कि ग्राम सभा एक ऐसा पार्लियामेंट है जो आपके ग्राम पंचायत में मौजूद होता है और वो पार्लियामेंट अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालेगी, अपने संसाधन का उपयोग कैसे करें ये खुद करेगी। ये व्यवस्था करने का काम सरकार ने किया है। ग्राम सभा के नीचे एक वार्ड सभा का प्रावधान किया गया है कि आपका जो पंचायत होता है कई वार्ड में बटा होता है, हर वार्ड में एक वार्ड मेंबर भी मौजूद होते हैं। उस वार्ड मेंबर की अध्यक्षता में आपको एक वार्ड सभा करना है। वो वार्ड सभा इसलिए करते हैं कि आपके वार्ड में क्या समस्या है, पानी की समस्या है, आपको सड़क की समस्या है, निकलने का रास्ता चाहिए, या फिर उस वार्ड में पानी के जमाव की समस्या है, या उसमें पीने के पानी की समस्या है। जिस तरह की भी समस्या है या फिर उस वार्ड के रहने वाले लोग क्या चाहते हैं इसको जानना जरूरी है, और इसको जान करके वो अपने वार्ड के बारे में निर्णय कर लें सब आपस में मिल करके कि इस वार्ड में क्या करना चाहिए। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो वार्ड मेंबर होते हैं या फिर जो पंचायत के मुखिया होते हैं वो अपनी मर्जी से फैसला कर लेते हैं कि इस पंचायत में क्या होगा। जनता से, इस यहाँ के वोटरों से जो है राय नहीं ली जाती, जबकि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, हर वोटर के पास ये संवैधानिक अधिकार है कि वो ग्राम सभा में जा करके अपनी बात उठा सकता है, अपने मोहल्ले का, अपने घर की समस्याओं को वहां पे रख सकता है और अपने प्रतिनिधि के ऊपर दबाव बना सकता है कि ये काम हमारे मोहल्ले में होना चाहिए। और जो भी पैसा आया है भारत सरकार की तरफ से या फिर अपने पंचायत में जो कुछ संसाधन उपलब्ध है उसका सही इस्तेमाल करके अपने वार्ड को और अपने पंचायत को बेहतर बनाने के लिए अपनी बात और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। ये व्यवस्था ग्राम सभा के थ्रू और वार्ड सभा के थ्रू सरकार ने मुहैया कराई है। मैं यहाँ के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं उन सब से अपील करना चाहूँगा, या आगे आने वाले दिनों में जो प्रतिनिधि बनेंगे उनसे ये अपील करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जब कभी भी नए पंचायत का गठन होता है तो आप लोग ग्राम पंचायत और वार्ड ग्राम सभा और वार्ड सभा की मीटिंग्स रेगुलर इंटरवल पे करें और लोगों को अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का मौका दें, और लोग अपनी आकांक्षाओं के मुताबिक अपने परेशानियों को वहाँ पे रख सकें और सब लोग मिलजुल करके पंचायत में एक फैसला करें कि क्या काम होना है और क्या काम नहीं होना है, क्या काम ज़रूरी है और क्या काम ज़रूरी नहीं है।
ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि पंचायत के पास जो भी फंड भारत सरकार से आता है वो कहीं और से पैदा नहीं होता, वो हमारे ही जेब से निकाला हुआ पैसा है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, किसी भी तरह का सामान खरीदते हैं, उसमें हम सब टैक्स देते हैं। बच्चे टॉफी खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स देते हैं। जब हम अपना शर्ट खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, या जरूरत के जितने भी सामान हैं वो सबको खरीदने में हमें टैक्स देना पड़ता है। यही टैक्स भारत सरकार के खजाने में जाके जमा होता है। कितना पैसा जमा होता होगा और कितना पैसा हमारे पास आता है पंचायत में खर्च करने के लिए? हम समझते हैं कि हर एक परिवार को अपना घर चलाने के लिए 10,000 रुपये की जरूरत पड़ती होगी शायद ऑन एन एवरेज, तभी उनका घर चल पाता है और उनके घर की जरूरत पूरी हो सकती है। तो 4,000 परिवार अगर हमारे पंचायत में है तो करीब 4 करोड़ रुपया हमें हर महीने खर्च करना पड़ता है अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए। अगर इस लिहाज से देखें तो पूरे साल में हमें 50 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है अपने घर की जरूरियात को पूरी करने के लिए। आप गौर से समझिएगा। और ये 50 करोड़ रुपया पे कम से कम भारत सरकार जो टैक्स लेती है वो करीब 12%, 12.5% टैक्स लेती है। तो 50 करोड़ का जो टैक्स बनता है वो करीब 6 करोड़ रुपया होता है। और आपके पंचायत में वही पैसा भारत के खजाने में जो आप अपने पॉकेट से निकाल के टैक्स के रूप में देते हैं, वही पैसा भारत के खजाने में जाता है। और उसी पैसे को फिर आपके पंचायत में विभिन्न स्कीम के जरिए, बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम्स के जरिए आपके पंचायत में भेजा जाता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्कीम है मनरेगा और फाइनेंस कमीशन के फंड। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी पैसा भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से आपके पंचायत में आ रहा है वो किसी और का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। वो सारा पैसा आपका है, इसलिए उस पैसे के सही इस्तेमाल का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ आप ही को होना चाहिए। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो ग्राम सभा का गठन किया गया है, उस ग्राम सभा की जिम्मेदारी यही है कि जो पैसा आपके पंचायत में आपके डेवलपमेंट के लिए आ रहा है उसका निर्णय आप स्वयं करेंगे। आप उसका प्रस्ताव पास करेंगे और तब जो मुखिया होगा आपके पंचायत का उस काम को करने का काम करेगा। कोई भी मुखिया या कोई भी वार्ड सदस्य अपनी मनमानी से अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। ऐसा प्रावधान कानून में किया गया है, ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है। सो आपका जो भी प्रतिनिधि होगा उसके अंदर अगर उसकी नीयत ठीक होगी और उसको संविधान की जानकारी होगी और उसको कानून की जानकारी होगी तो वो लोगों को जन भागीदारी के लिए प्रेरित करेंगे और लोगों को आम सभा और ग्राम सभा और वार्ड सभा में बुलाएंगे और वहां मिल बैठ करके जो है ग्रामीणों का फैसला करेंगे कि वो उस पंचायत में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ज्यादातर ये देखा जाता है कि ग्राम सभा की मीटिंग नहीं होती है ना, जबकि कानूनी तौर पे कोई भी काम पंचायत में बिना ग्राम सभा के हो ही नहीं सकती। ये संवैधानिक मजबूरी है, ये कानूनी मजबूरी है कि किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी काम होता है सरकारी फंड से तो वो बिना ग्राम सभा के अप्रूवल के नहीं हो सकती। तो आज के डेट में अगर आपके गांव में ग्राम सभा की मीटिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि ग्राम सभा के प्रस्तावों पे फर्जी सिग्नेचर हो रहे होंगे। आपके अधिकार को काट करके, आपके अधिकार को छुपा करके, आपके अधिकार को दबा करके कोई आदमी गलत इस्तेमाल कर रहा होगा जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है इस पंचायत में। तो आप सबको अपना अधिकार के लिए सामने आना पड़ेगा, आप सबको अपने अधिकार को खुद से मांगना पड़ेगा और इसके लिए खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिनिधि जागरूक नहीं करते। प्रतिनिधि चाहते हैं कि आपके कान बंद रहे, प्रतिनिधि चाहते हैं कि आपके आंख बंद रहे और प्रतिनिधि सबसे ज्यादा चाहते हैं कि आपके जबान बंद रहे। मैं भी इस पंचायत का एक वोटर हूं, मैं भी ग्राम सभा का मेंबर हूं। मैं काफी दिनों से कोशिशें कर रहा हूं आपके पंचायत में कुछ करने की,
एक से एक के बाद दूसरे कुछ काम करके जो इस पंचायत के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिलता रहा है हमेशा, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें कुछ और करने का मन होता है और हमें जो है प्रेरणा मिलती रहती है। उसमें ये स्कूल जो बनाने का काम किया गया और इसमें बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा देने का काम किया गया, इससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हासिल होती है। मैं अपने टीचर्स को बोलता हूं कि भाई आप लोग हर रोज एक वीडियो बना करके जब भी असेंबली होती है तो मेरे पास भेजें। और जब तक मैं उस वीडियो को देखता नहीं हूं तब तक मेरा दिन मुकम्मल नहीं होता है, मुझे चैन नहीं मिलता। जब आप लोगों के चेहरे पे खुशी देखता हूं और आप लोगों को अच्छे और खुश व खुर्रम देखता हूं तो मुझे बहुत 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 मशर्रत हासिल होती है। आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और आज मैंने जब इस प्रोग्राम में शिरकत किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, कुछ नात और जो है कलाम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और मुझे जो है काफ़ी एनकरेजमेंट मिला, बहुत मैं इससे प्रेरित हुआ। मैं सारे शिक्षकगण को नमन करता हूं कि उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दिया है और इतने कम वक्त में बच्चों में इतना अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, उससे मैं बहुत ही खुश और प्रफुल्लित हूँ। और जो भी कुछ इससे आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत होगी उसको पूरा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कुछ लोगों ने ये सवाल रखा हमारे सामने में कि क्या ये मुफ्त शिक्षा का जो सिलसिला है वो कभी बंद हो जाएगा क्या कभी आप लोगों से फीस लिया जाएगा क्या? या कुछ बच्चों ने ये खदशा जाहिर की, कुछ गार्जियन ने ये खदशा जाहिर की कि क्या पता आगे आने वाले दिनों में अगर इसमें सहूलत नहीं रही तो फीस ली जाएगी। तो बच्चों, मैं आप लोगों के सामने ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे बदन में लहू का एक कतरा बाकी है तब तक इसमें मुफ्त शिक्षा ही मिलेगी आप लोगों को। कोई आदमी हमेशा हमें इसके लिए जिंदा रहने नहीं आया है इस दुनिया में। अगर मैं मर गया तो मैं इस गांव वाले को वसीयत करता हूं कि आप लोग अपना एक वक्त का खाना भले ही ना खाएं लेकिन उस पैसे को बचा करके कि इस स्कूल को जरूर चलाइएगा। बिकॉज ये नौनिहाल, ये बच्चे जो आज यहाँ शिक्षा हासिल कर रहे हैं वो कल देश का भविष्य बनेंगे, वो कल देश के लिए बड़ा काम करेंगे, इस पंचायत का नाम रोशन करेंगे और इस पंचायत में फैली हुई जाहिलियत की तारीकी को दूर करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे और इनका नाम शफ़े हस्ती के उफ़क़ पे एक दिन चमकता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। मैं भी इसी पंचायत का रहने वाला एक आम परिवार से बिलोंग करने वाला एक लड़का था। हमारे फादर जैसा आप लोग जानते हैं एक शिक्षक थे, एक स्कूल में पढ़ाते थे। बड़ी परेशानियों के साथ हमने अपनी पढ़ाई यहाँ पे पूरी की। यहाँ पे कोई स्कूल की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तब की बात कर रहा हूँ जब 30 साल पहले मैं पढ़ाई किया करता था। एक मिडिल स्कूल था, उसमें बहरहाल किसी तरह से पढ़ाई होती थी। तो वो चट्टी बिछा करके पढ़ने का निज़ाम था वहाँ पे। तो अपने घर से बोरा लेकर के जाते थे और उसी पे बैठ करके जो है पढ़ते थे। कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, कुछ नहीं था। टीचर बैठते थे चेयर पे और हम लोग बोरे पे बैठते थे और तब पढ़ाई करते थे। आप लोगों को तो फिर भी बहुत कुछ अच्छी सहूलियात मैसर हुई हैं। बाढ़ आ जाता था तो लोगों को यहाँ पे बहुत परेशानियां होती थी। बच्चे जो है स्कूल जा नहीं पाते थे और काफ़ी दिक्कतें होती थी। फिर भी उन परेशानियों को झेलते हुए, उन बाधाओं को पार करते हुए हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी
और सीतामढ़ी में जब मैं रहता था तो मुझे अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपने खर्च निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था और मैं अपने पढ़ाई का खर्च खुद बियर करने के लिए ट्यूशन पढ़ाता था। और वहाँ से वो भारत सरकार के दफ्तर के लिए वो एक कंपटीशन फेस करना पड़ता है जो यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है, एसएससी के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। उस एग्ज़ाम को हमने देने का काम किया। उस एग्ज़ाम में पता है बच्चों कितने लड़के शामिल हुए थे? उस एग्ज़ाम में करीब 10 लाख बच्चे शामिल हुए थे। उस एग्जाम में 10 लाख बच्चों ने शिरकत की थी और सीट सिर्फ 200 था, सिर्फ 200। उन 10 लाख में से 200 बच्चों का फाइनली सिलेक्ट हुआ, उसमें से आपका ये भाई वहां पे नामजद था। सो एक नदीम इस सरजमीन से उठा है और उसके प्रयासों से अगर आप लोग ये समझते हैं कि इस पंचायत के अंदर कुछ भी बेहतरी हुई है, कोई भी अच्छाई हुई है, ये सब उस रब कायनात की मर्जी है कि उसने हमारे दिल में ये जज्बा दिया। पैसे तो शायद बहुत लोग रखते हैं, असर व शूक भी बहुत सारे लोग रखते हैं और पावर और पोजीशन भी बहुत सारे लोग रखते हैं। शायद उनके दिल में ये जज्बा नहीं होता कि अपने पंचायत के लिए कुछ अच्छा और बेहतर कर पाएं, तो शायद वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जितना उनसे कर पाता है अपने फैमिली के लिए भी अच्छा करें, अपने जो है आस पड़ोस के लिए भी अच्छा करें। जितना भी जो कुछ भी करते हैं वो रिकॉग्नाइज होता है और वो उसका कंट्रीब्यूशन पंचायत में बिल्कुल उनके लिए उनका मौजूद रहता है। बट मैं ये चाहता हूँ कि हमारे स्कूल से बच्चे पढ़ करके एक नदीम नहीं, यहाँ से सैकड़ों नदीम निकले और कोई इंजीनियरिंग में जाए, कोई डॉक्टरी कर ले, कोई टेक्नीशियन बन जाए, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए और सरकारी महकमों में बड़े बड़े ओहदों पे फायज होकर के इस सरजमीन का नाम बुलंद करें, इस पंचायत के आन बान शान को ऊंचा करें, इस पंचायत के सम्मान में वृद्धि करने का काम करें। और मैं देखता हूं कि हमारे बच्चों में वो सारा स्पार्क है, वो चिंगारी है। उस चिंगारी को अच्छे से हवा दे करके उसको एक ज्वाला में बदलने का काम जिस तरीके से हमारे शिक्षक कर रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं। और ख़ास तौर से हमारे प्रिंसिपल साहब जिस तरीके से पंचायत को एक बेहतर इस स्कूल को एक बेहतर रूपरेखा देने का काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं उनको बहुत दिल से थैंक यू कहता हूं। मैं चाहता हूं कि पंचायत के सारे स्कूल, जो स्कूल भी यहाँ पे मौजूद हैं, सरकारी स्कूल खास तौर से जो मौजूद हैं, उसमें पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो। जो सरकारी मदरसा मौजूद है उसमें पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो। व्यवस्था ऐसी अच्छी हो कि लोगों को, बच्चों को जो है उसमें आसानी से एडमिशन मिल सके और एक सिलसिलेवार तरतीब के साथ उसमें पढ़ाई हो सके। 1 से 5वीं क्लास तक जो है यहाँ पे एक स्कूल है जिसमें पढ़ाई का निज़ाम होना चाहिए था। हमने यहाँ पे 5 से 8 इसलिए रखा था कि 1 से 5 तक की पढ़ाई उस स्कूल में कराएंगे और इस स्कूल में 5 से ऊपर की क्लास की पढ़ाई होती रहेगी और फिर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का निज़ाम बेहतर होना इसलिए भी ज़रूरी है कि उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो शिक्षक आज कार्यरत हैं और उनको जो तनख्वाहें मिल रही हैं, वो तनख्वाह कहीं और से नहीं आती है, वो हमारे टैक्स का पैसा है। तो ये व्यवस्था हरगिज नहीं होनी चाहिए कि पैसा, उनको तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से मिले और हमारे बच्चे को पढ़ाई ना मिले। अगर तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से मिल रहा है तो हमारे बच्चे को भी पढ़ाई मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको हम खोजेंगे। ये शिक्षकों से खोजेंगे, यहाँ के प्रधान से खोजेंगे, यहाँ के मुखिया से खोजेंगे, यहाँ के जिला परिषद से खोजेंगे। और अगर
प्रशासन के लेवल पे जाना चाहें तो हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास अपनी अर्जी लेके जाएंगे कि हमारे पंचायत में हमारे टैक्स के पैसे से टीचर्स तनख्वाह तो ले रहे हैं लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। इस पंचायत में जो कोई भी फंड आता है वो हमारे टैक्स का पैसा है, वो किसी और का नहीं है। उसको एक हाथ में उसकी जिम्मेदारी देना ये कतई मुनासिब नहीं होगा। आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूं कि अगर मनरेगा का 2.5-3 करोड़ रुपया आपके पंचायत में आता है, वो उसमें क्या है, मनरेगा क्या है? मनरेगा एक कानूनी अधिकार है, काम का अधिकार है। उसमें जो लोग काम मांगते हैं उनको 100 दिन काम देने की जिम्मेदारी यहाँ पंचायत के जो भी प्रधान होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो पंचायत में काम की व्यवस्था करें और लोगों को 100 दिन का रोजगार दें। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है। केरला में आप जाएंगे तो आप एक अजीब ही नजारा देखेंगे और वहां पे जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे जो सहूलियात पैदा हो रही है, उससे जो पंचायत के अंदर जो विकास का काम हो रहा है, वो देख करके आपको लगेगा कि ये हिंदुस्तान के अंदर एक अलग सी पंचायत है, एक अलग सा हिंदुस्तान है। उसी तरह की आदर्श स्थिति आप देखेंगे कई सारे, गुजरात में जाएंगे तो वहां पे भी पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप जाएंगे कर्नाटका में तो वहां पंचायती राज व्यवस्था अच्छे से काम कर रही है। राजस्थान में इसकी व्यवस्था अच्छी है, पंजाब में अच्छी है, हरियाणा में अच्छी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अच्छी है, इवन वेस्ट बंगाल अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन बिहार में अगर इसकी व्यवस्था अच्छी नहीं हो पा रही है, बिहार में स्थिति बदल नहीं रही है, तो हमें सब लोगों को मिल करके सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से पंचायती राज व्यवस्था इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है। I heartily welcome all of you behalf of ZNPS. दिलों में जगह ना हथियार से मिलती है, दिलों में जगह ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह तो केवल व्यवहार से मिलती है, केवल व्यवहार से मिलती है। ये सब हमने अपने रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट मिस्टर नदीम अहमद, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए खास करके पेश किया कि सर आपने यहाँ के लोगों के, यहाँ के बच्चों के बीच उनके दिलों में जगह बना ली है जो शायद जीवन में कभी नहीं ये समाज और ये बच्चे, ये पेरेंट्स नहीं भूल पाएंगे। जो सुविधा आपने इन्हें प्रदान किया है, स्कूल खोल देना बड़ी बात नहीं है, इसको संचालित करना, ये संचालित किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, ये बड़ी बात होती है। तो आपने सिर्फ स्कूल खोला नहीं बल्कि इसको आधुनिक, सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है। वाईफाई है, 24 आवर लाइट्स की सुविधा, ऑल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, ऑडियो विजुअल क्लासेस, सभी सुविधा से लैस हमारा स्कूल है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा व्यवस्था हमारे एरिया में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो 10 साल से भी स्कूल चल रही है वहां पे भी ये नहीं है। और हमने 2 महीना में
ऐसा एक इन्वायरमेंट दिया है जो बच्चे यहाँ आते हैं, जाते हैं, एक खुद बताते हैं कि मैं क्या सीख करके वहां से आया हूं। मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बच्चे और बच्चियां स्कूल पढ़ाई छोड़ चुकी थी, चार दीवारी तक सीमित रह गई थी, उसको भी आपने विद्यालय से जोड़ा है और उसको भी बताया है कि नहीं, तुम पढ़ोगे, पढ़ना तुम्हारा अधिकार है। और आप लोग बताइए, अभी तक आप लोग कभी सुने होंगे या सोचे होंगे कि कोई ऐसा स्कूल चलाता हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति या छोटा व्यक्ति, जहां पर बैग फ्री, बुक फ्री, ड्रेस फ्री, ट्यूशन फी फ्री, ऑल सुविधा और साथ साथ सारे आधुनिक सुविधा जहां पर मौजूद हो और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता हो, ऐसा हमने दावे के साथ मैं कह सकता हूं, ये इंडिया में कहीं भी नहीं ऐसा व्यवस्था है जो व्यवस्था हमारे निदेशक महोदय इस पंचायत के लोगों को प्रदान कर रहे हैं। और मैं आपसे खास करके निदेशक महोदय से, यहाँ के संचालक महोदय से मैं मांग करूंगा कि जो वंचित कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं या तो हैं भी तो कुछ करने के लायक नहीं है, उनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही कम है, जो शिक्षा से वंचित है, वंचित वर्ग है, उनको आप इस पंचायत के अलग के भी हैं, जैसे आपके नियरेस्ट पंचायत, बगल के जो भी पंचायत है, वहां के भी बच्चों को लेने का कृपा प्रदान करें, ये हमारी आपसे नर्म निवेदन है। और वैसे लोग हमसे बार बार आग्रह करते हैं कि मेरे बच्चों को भी वहां पे जगह दिया जाए। मैं उन्हें कहता हूं कि मैं इस बात को रखूंगा, हम अपने संस्थापक से, व्यवस्थापक महोदय से, ये व्यवस्था जल्द वहां लागू होगी। मैं एक बात बताना चाहूंगा, जीवन के निर्माण के लिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के निर्माण में तीन चीज बहुत ही जरूरी है, तीन चीज का होना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है? सोच। आपका सोच जो है ना उत्तम होना चाहिए, किसी चीज के प्रति, कोई भी चीज जैसा आप सोचिएगा वैसा ही कर पाइएगा। सोच, नजरिया और वाणी। पहला क्या है? सोच है। दूसरा आपका नजरिया कैसा है, और तीसरा आपका वाणी कैसा है। चरित्र निर्माण के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है। हर समय आप पॉजिटिव सोचिए, हर समय पॉजिटिव सोचना है, देखना है पॉजिटिव। मेरा जो देखने का जो नजरिया है पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं सोचिए, नहीं देखिए। जो वाणी है, मेरा वचन है, वो माइल्ड होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। अगर इंसानों के बीच, कहा जाता है कि इंसानों के बीच में अगर प्रेम हो तो धरती स्वर्ग बन जाती है। इंसानों के बीच में अगर आपसी सद्भाव हो, प्रेम भाव हो, तो धरती, वहां का जो माहौल है, स्वर्ग सा बन जाता है। कहावत है, पांव में पड़ी हुई मोच, पांव में पड़ी हुई मोच और इंसान की छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो आगे चलने के लिए क्या होनी चाहिए? पांव मजबूत होनी चाहिए। चलने के लिए पांव मजबूत होनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए सोच मजबूत होनी चाहिए। अब्दुल कलाम ने, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के युवाओं को जा करके स्कूल में, कॉलेज में, बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में, गांव-गांव में जा करके एक ही बताया कि अपना सोच ऊंचा रखो, अपना सोच ऊंचा रखो, देन यू विल बिकम अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट सिटीजन। तो ग्राम स्वराज पे अभी तक तो आपने सुनते आ रहा है, सर ने भी सब कुछ बता ही दिया। मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ नहीं समझना कुछ बाकी रहा है। गांधी जी की कल्पना में क्या था?
आत्मनिर्भर होना का तात्पर्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अपना डिसीजन लेने का कैपेसिटी जो है सबको होना चाहिए। तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, वहाँ का माहौल अच्छा हो सकता है। गांधी जी, एक बार गांधी जी ने कहा भारत की गांव की स्थिति कैसे मजबूत हो, इसके लिए गांधी जी हमेशा जोर देते थे। एक बार उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि एक आदर्श गांव को आकार देना ठीक उतना मुश्किल है जितना एक आदर्श देश को आकार देना, लेकिन अगर कोई एक आदर्श गांव स्थापित करना है तो वह केवल सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगी और उदाहरण पेश करेगा। तो एक मैं चाहूंगा कि पूरे देश के लिए, पूरे बिहार के लिए सुगिया पंचायत ही मिसाल बने और गांधी जी के सपनों को पूरा करे, जिसका झंडा लेकर के हमारे डायरेक्टर महोदय खड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनका साथ देना हम लोग का फर्ज बनता है। हम लोग साथ देंगे ना? Thank you is one such prayer among them. I would consider it is a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful event. Today my words are not enough to describe this gratitude. On behalf of our school, I would like to thank our chief guest who have gave the gracing and his valuable words. I also like to thank our teachers, students, friends, parents who gave their full support in making this event successful. Thank you them all.